हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हुए हैं। ये सीटेट का पेपर है 2016 का, जो सितंबर में हुआ था। ठीक, सीटेट का पेपर है 2016 में जो हुआ था, उसका कक्षा 1 से 5 तक के जो प्रश्न थे मैथमेटिक्स के पूछे गए थे, उसमें से जो सब प्रश्न दिए हुए हैं सवाल, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, कितने भी तैयारी कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है ना, तब तक जो है क्वेश्चन का लेवल पैटर्न मालूम नहीं होता, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है। ठीक, कभी कभी प्रैक्टिस करने से, है ना, जो प्रश्न है उसका पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से भी पूछे जाते हैं, और अगर प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व कर लिया जाता है, तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता बाय द वे, तो फिर वो, है ना, कोई डाउट ही नहीं रहता। चलिए, तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ठीक, कह रहे हैं, ये देखिए निर्देश कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न कह रहे हैं, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, है ना, जो फल है उसका मूल्य 1 किलोग्राम का दिया। जैसे खरबूजा का 18 रुपया 50 पैसा 1 किलोग्राम का, चेरी 72 रुपये में, अंगूर 120.60, सेब में 78.40, ये उसका प्राइस दिया हुआ 1 किलोग्राम का। आप कह रहे हैं रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे, मतलब 2.25 किलो। उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जैसे 4.5 किलो खरबूज खरीदा, 1 किलो का दाम 18.5 है, तो इसलिए 4.5 किलो का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ये किया गया। ठीक, फिर उसके बाद 1 किलो 200 ग्राम ये चेरी खरीदी, 1 किलो का दाम चेरी का 72 रुपया है, तो इसलिए चेरी का मूल्य 1.2 गुणे 72 करके निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह से फिर आपका क्या खरीदा, उन्होंने अंगूर खरीदा 250 ग्राम। अब अंगूर देखिए, अंगूर का मूल्य ये, ठीक, कितना है 250 और गुणे 120.60, ये आ गया। सेब कितना खरीदा उन्होंने, और ठीक 2.25 किलो सेब खरीदे, तो ये ठीक, अब 2.25 मतलब 1.75 गुणे 78.40, ये आ गया। अब देखिए, सभी पैसों को जोड़ेंगे, है ना, जो इतना वो सामान खरीदे, अब इतने खरीदे गए फलों का मूल्य, ये ठीक, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको सभी को जोड़ दिया 337 रुपया। अब देखिए, उन्होंने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, तो वापस कितना होगा, 500 माइनस 337 बराबर 163। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न देखिए 1 किलोग्राम का सबका दिया है ना, और इतना किलोग्राम वो परचेज की थी। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके पहले सभी को जोड़ लेंगे कि कितने का उन्होंने टोटल खरीदा, फिर जो पैसा दिया था उससे इसको माइनस कर देंगे। एक प्रश्न ये भी देखिए दूसरा, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर 0.25 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है ना, जो साबुन है वो कितने पैक किए जा सकते हैं। आप देखिए, पहले ये है ना, टिकिया का आकार कितना है, टिकिया इतना है ना, तो इसका आयतन, प्रत्येक टिकिया का आयतन पहले निकालेंगे, तो 7 गुणे 10 ये है ना 2.5 गुणे 5 कर देंगे। उसके बाद ये टिकिया, प्रत्येक पेटी का आयतन निकालेंगे। ये देखिए, है ना, ये पेटी का आकार दिया 56 गुणे 0.4 गुणे 0.25 मीटर। ठीक, तो देखिए, अब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कीजिए, सभी को 1 यूनिट में कीजिए, पहले सभी को 1 यूनिट में करना चाहिए। 56 गुणे 40 गुणे 20, ये मीटर सेंटीमीटर में करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई, इसमें 100 से इसमें, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, एक पेटी में साबुन की संख्या एक पेटी में कैसे निकालोगे, पहले पेटी का जो आयतन है ना, पेटी का आयतन ये था, और बच्चे प्रत्येक टिकिया का आयतन से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो साबुन का आयतन ये इतना बटे इतना। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये 56 7 8 56 हो जाएगा। ठीक, ये 5 8 40 हो जाएगा, और ये 25 25 कैंसिल हो जाएगा,
इसको दशमलव से हटा देंगे तो यहाँ 250 हो जाएगा। आपका आंसर इतना आ जाएगा प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स। एक और प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब अब देखिए वर्ग का परिमाप 72 है। आप हम लोगों को मालूम है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू साइड कर दीजिए, 4 इंटू साइड है ना। देखिए वर्ग का परिमाप इतना है, अगर साइड निकालना हो 4 इंटू साइड हमने कहा बराबर 72, तो साइड बराबर 72/4 बराबर 18, चौक 72, 18 हो जाएगा। ठीक, अब जो प्रश्न यहाँ कह रहा है, देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना, तो अभी लंबाई है ना आयत का ठीक क्या हुआ, वर्ग की भुजा निकाला अभी हमने। अब आयत की ना लंबाई मालूम ना चौड़ाई, तो पहले आयत की देखिए यहाँ कह रहा है इसकी एक वर्ग की भुजा का आधा है। देखिए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा। अब देखिए चौड़ाई वर्ग की भुजा देखिए वर्ग की भुजा 18 है और चौड़ाई वर्ग की भुजा की आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की आधी, मतलब 1/2 गुणे वर्ग की भुजा, तो 1/2 गुणे 18 यहाँ निकला 9 हो गया। अब आयत की लंबाई इससे निकाल लेंगे, कह रहा आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो आयत की लंबाई 9 गुणे 3 27। अब आयत का परिमाप मालूम, फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ये हो जाएगा 72, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रश्न, देखिए आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आयत की लंबाई इतना हो जाएगा, आयत का परिमाप निकाल दिया 72, दोनों को बराबर हो गया ना, इसी में से सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन सही नहीं है। ये देखिए 55 लीटर 55 मिलीलीटर इतना, 205 2005 ग्राम इतना किलोग्राम। किसी घनाभ का आयतन, इसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है, 10 का शतांश 0.1। अब देखिए जो ये है ना, ये बाकी ये तो सही है ये भी, लेकिन ये जो गलत हो जाएगा 55 लीटर 55 मिलीलीटर, ये ऐसे नहीं। जो देखिए इसको मिलीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसमें भाग देंगे, तो ये देखिए आपका 55 1000। तो देखिए जब किसी संख्या में भाग देंगे, अगर जैसे 10 के गुणे में हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो जो दशमलव होगा इसमें भाग देंगे तो दशमलव कहाँ पर जाएगा। ठीक, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये कितना, यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितना 1 2 3 अंक है, तो एक 0 और बढ़ा के कर देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 55.055 लीटर। देखिए इसमें 55 लीटर 55 मिलीलीटर पर इसको चेंज करेंगे तो 55 प्लस 0.055 इतना लीटर। ये गलत था। ठीक, ये गलत लिखा गया था। ठीक, ये प्रश्न था जो पूछ रहा था ना, इसमें कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय से 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, योग का क्रम विनिमय गुणा, गुणन का क्रम विनिमय गुणन योग पर वितरण के रूप में, ये है ना, ये मालूम होना चाहिए। ठीक, जैसे मतलब 15 है ना, तो जैसे ये 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए गुणन योग पर वितरण के रूप में जानकारी होना आवश्यक। जैसे 15 गुणे 2 बराबर 30 होता है। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 15 बराबर 10 + 5 गुणे 2, इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक, तो ये मालूम होना चाहिए नियम, गुणन योग पर वितरण के रूप में। अगला प्रश्न पे देखिए, कह रहे हैं गणित के लिए गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, किसी एक कारण माना नहीं सकता, लैंगिक भेद नहीं होना चाहिए। ठीक, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण लैंगिक भेदभाव नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है ना, सर्वाधिक
उपयुक्त पूछ रहे हैं कौन है। तो देखिए इसमें ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयोग है ना। देखिए कह रहे 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है, जबकि जियो बोर्ड एक गणितीय मैनिपुलेटिव है जिससे परिधि, क्षेत्रफल, त्रिकोण के गुण और अन्य बहुभुज की अवधारणाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। अब इसी में से हमको चुनना है। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या इससे संख्याओं को बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि का प्रदर्शित करके। तो इसमें देखिए ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके यह दिखा देंगे कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा नहीं हो सकती। जैसे अगर 2 संख्याओं को कह रहे हैं गुणा ना, गुणन से प्राप्त संख्या दोनों संख्या से बड़ी हो, तो गुणा जैसे 2 गुणे 1 बराबर 2 ये तो हुआ, बड़ा नहीं हुआ ना। इस तरह से कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, तो अब माप का है ना, कह रहे हैं निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन इसमें प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, है ना। देखिए कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इससे त्रुटियों का पता चलता है और प्रामाणिक माप का महत्व बढ़ता है। पहले अप्रामाणिक से प्रामाणिक, है ना। फिर अगला देखिए, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो क्या कौन सा मूल्यांकन? क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, यही होना चाहिए। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है ना। देखिए कह रहे हैं ये प्रश्न, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड ये करेंगे प्रयोग। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर तथा जियो बोर्ड का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहे हैं संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है ना, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? कौन सा समुच्चय कक्ष 8 से 9 साल के बच्चे प्रवीण होंगे प्राथमिक स्तर में? तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है ना, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण, प्रत्यवर्त्या वर्गीकरण, प्रतिवर्त्या अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता प्रतिवर्त्या अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन। तो ये इसमें क्या होगा? पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्या, ये होगा ऑप्शन ए। वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष वे संख्याओं के संदर्भ में पंक्तिबद्धता वर्गीकरण एवं प्रतिवर्त्या में प्रवीण हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कक्षा 1 के एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था।
विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणन शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 2 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वहाँ बच्चे को क्या दिया गया, 10 वस्तुओं को स्थान पर कहा है। देखिए तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अमूर्त सिद्धांत, अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत, उसको यही नहीं मालूम। प्रश्नगत वक्तव्य से विद्यार्थी को गणना के अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये था दोस्तों उस बच्चे को। अगला देखिए प्रश्न, कह रहे हैं कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी, है ना, कह रहे हैं कैसे समझाएंगी। तो उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभ में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो इसमें क्या हो सकता है, तो यही रहेगा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ये सब नहीं होगा कि, है ना, यही वाला ऑप्शन डी। एक प्रश्न और देखिए, कह रहे हैं गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यही वाला प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग प्रतिचित्रण नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। देखिए तो चौपड़, है ना, प्रतिरूप, पैटर्न, कोण, सममिति। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं, चौपड़ का। दोस्तों देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछते जाते हैं। कह रहे कोण, समरूपता, पैटर्न, प्रतिरूप तथा चौकोर आकृतियों के स्वरूप हैं तथा प्राथमिक स्तर पर इन आकृतियों की चर्चा करनी चाहिए। चौकोर पैटर्न के अनुरूप आकृतियों का एक क्रम में जिसमें किसी रिक्त स्थान या ओवरलैपिंग के निकटतापूर्ण स्थापन होता है, अतः चौपड़ का संबंध प्राथमिक स्तर पर नहीं है, चूंकि चौपड़ एक खेल है, इसीलिए, है ना, चौपड़ क्या है, खेल, इसीलिए यूज नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। देखिए गणित के प्रति सकारात्मक हो जाएगा, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध। ए डी है, ए डी यहाँ पे भी ए डी, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये दोनों मिस हो जाएंगे। ए डी और गणित और प्रतिदिन विचारों के संबंध स्थापित करने में, मतलब इसमें सभी सही हैं, ABCD। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए एक और लास्ट में, तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो CSET के 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसका ये गणित का, प्राथमिक के गणित का पेपर है जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, किस तरह से प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं देखिए। एक बार मैं दोबारा जो है प्रश्न का दिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, है ना। कभी कभी क्या बहुत डल हो जाता है इसमें, ठीक, धुंधला दिखने लगता है। समस्या नहीं होगी, देख लीजिए।
प्रश्न को दिखा दे रहे हैं, ठीक, कि पढ़ने में अगर कहीं पर कुछ समस्या आई हो तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।